गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, ये कुछ वीडियोस आपके सामने इकोनॉमिक्स में आए। ये बहुत अधिक हेल्पफुल आए हैं आपके एकेडमिक करियर के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, और इसके अलावा ये टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी अधिक हेल्पफुल होंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट को इनरिच करेंगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब आप लोग तैयारी करते हो तो काफ़ी मन में दुविधाएं होती हैं कि इकोनॉमिक्स मैंने क्यों सब्जेक्ट चुना। तो वास्तव में ये जो आपका चुनाव है, आप ये पहली बात तो मान लीजिए, ये आपका चुनाव बहुत सही है। दूसरी चीज, असफलता और सफलता के बीच में केवल एकमात्र लकीर का अंतर होता है। अगर उस लकीर के ऊपर आप चले गए तो आप सक्सेस के श्रेणी में चले गए, और अगर आप उस लकीर से नीचे आ जाते हो तो अनसक्सेस की कैटेगरी में आप आ जाते हो। और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बिल्कुल सक्सेस की लकीर के पास आने के बाद अपने प्रिपरेशन को क्विट कर देते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि कभी कभी आपके पास बिल्कुल सफलता होती है और आप वहीं से क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू मेंटेन रखें। कई टॉपिक्स होते हैं जो आपको क्लियर नहीं होते हैं, मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट्स करें और मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और ये वीडियो आपके ही लोकल लैंग्वेज में होंगे। ये सफर थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका नियमित या रेगुलर इस अध्ययन को जारी रखते हैं तो कोई भी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा आपको 1 साल से ज्यादा का समय नहीं लेती है, और 1 साल के अंदर आप उस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं जो सारे वीडियो प्रिपेयर करता हूं वो आपके एकेडमिक नीड्स को ध्यान में रख करके करता हूं। साथ ही साथ जो मॉडर्न अपडेट होते रहते हैं, डे टू डे लाइफ में अपडेट होते रहते हैं, उनको भी मैं इसके अंतर्गत समाहित करने का प्रयास करता हूं, और तब आपके प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। हाँ, इसके साथ साथ आपको डेडिकेशन देना होगा, आपको एक कंफर्ट जोन पे जाना होगा जहां पर आपको 80% प्लस में मार्क्स को सिक्योर करना होगा, तभी आप एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, एक 80% जो आपका एक लेयर हम लोग बनाते हैं, ये एक एज्यूम करके बनाते हैं। अगर इस जोन पे आप वर्क करते हो, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो, तो ये 100% है कि आप सफलता के बिल्कुल पास हो या सफल हो जाओगे। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप एकेडमिक रूप में अध्ययन कर रहे होते हैं या कोई तैयारी कर रहे होते हैं, और जिस दिन तैयारी में आपको प्लीजर या आनंद मिलने लगे, समझ जाना कि आपके पास सफलता बहुत जल्द आने वाली है, यानी आप सफलता के पथ पे पहुंच चुके हैं। बस कुछ टाइम इरर है, वो टाइम इरर सॉल्व होते ही आप सफलता के मार्ग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंपटीशन का युग है, और कंपटीशन के युग में थोड़ा सा जब हम कंपटीशन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सभी को होती हैं। ठीक है, लेकिन आप धैर्य को बनाए रखिए, सारे एग्जाम्स को पूरे मनोयोग और ज्ञान योग के साथ आप दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो नीड्स आपको लग रही है कि मुझे इस वीडियो की और आवश्यकता है, हम आपको पूरी एकेडमिक हेल्प करते रहेंगे, और आप हमें कमेंट करते जाइएगा। हाँ, बिजी शेड्यूल से हम आपके लिए कुछ टाइम जरूर निकालेंगे, और इस प्रकार के वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, ठीक है, आपको आपके नॉलेज को इनरिच करते रहेंगे। सो मच थैंक यू। एंड आज का टॉपिक हमारा होगा बैंकिंग से। तो बैंकिंग के अंतर्गत आज हम लोग साख नियंत्रण की बात करते हैं। साख नियंत्रण की बात करते हैं, इसको वर्तमान इरा में मैं ये कह दूं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक अहम पार्ट हो जाता है। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल के उद्देश्य क्या होते हैं, और क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई या केंद्रीय बैंक क्यों अपनाता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करने के अंतर्गत क्रेडिट कंट्रोल के दो मेथड होते हैं। पहला आपका होता है परिमाणात्मक मेथड, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से परिमाणात्मक मेथड विधि कहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा
की को बढ़ाया या घटाया जाता है, यानी मुद्रा की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी, इसको इनहेंस इंक्रीज किया जाता या डिक्लाइन किया जाता, इसे प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता। दूसरा आपका गुणात्मक विधि है, और गुणात्मक विधि के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को अर्थव्यवस्था में नहीं समाप्त किया जाता, बल्कि मुद्रा की मात्रा को दिशा में परिवर्तित किया जाता है। जो मुद्रा की मात्रा होती है उसके दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो एक गुणात्मक साख नियंत्रण होता है। तो आपके पास दो प्रकार का साख नियंत्रण होता है, मात्र परिमाणात्मक और गुणात्मक। और क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत हम लोग उद्देश्य की चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव्स पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो वर्तमान में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, वो वास्तव में एक प्रकार से, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये एक प्रकार से क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ही होती है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के नाम से ही हम जानते हैं, बस उसको मॉनेटरी टर्म में पॉलिसी के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो ये अर्थ वर्तमान में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अंतर है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बस मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत साख सृजन को भी क्या होता इंक्लूड किया जाता, लेकिन वास्तव में वो भी क्रेडिट कंट्रोल का एक पार्ट बन जाता है जब साख को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं या साख को संकुचित करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था कि वास्तव में साख नियंत्रण क्यों किया जाता। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए, साख नियंत्रण की नीति को हम लोग क्यों अपनाते हैं, तो अगर मैं क्लासिकल की बात करता हूं, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों की बात करता हूं, तो क्लासिकल अप्रोच ये करता है कि साख नियंत्रण इसलिए किया जाता है ताकि विनिमय दर में नियंत्रण बना रहे। विनिमय दर में नियंत्रण को मेंटेन रखने के लिए साख नियंत्रण की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन 1930 की जो महान मंदी आई, 1930 की महान मंदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में विनिमय दर से ज्यादा किसी देश की कीमत स्तर इंपॉर्टेंट होती है। यानी जो हम मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी बनाते हैं, वो विनिमय दर कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि कीमत स्तर, आंतरिक मूल्य स्तर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग लागू करते हैं। ये 1930 का महान मंदी का सबक ने हमें यह बता दिया कि जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल है, वो वास्तव में विनिमय नियंत्रण इसका उद्देश्य ना होकर के कीमत स्तर को मेंटेन रखना होता है। और इस कीमत स्तर अगर मेंटेन रहेगी, तो हमारे जो आर्थिक हित हैं, उन आर्थिक हितों को हम लोग मेंटेन रखेंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बाद में जो हमारे पास साख नियंत्रण का जो उद्देश्य आया इन फ्यूचर में या प्रेजेंट इरा में, उसमें कहा गया कि नहीं, साख नियंत्रण का दोनों उद्देश्य होता है, विनिमय दर को नियंत्रित रखना और साथ ही साथ कीमत स्तर, आंतरिक कीमत स्तर को भी नियंत्रित रखना। ये दोनों उद्देश्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए, ठीक है, जो आधुनिक विचारधारा आई, ठीक है। इस प्रकार विनिमय दरों की स्थिरता के लिए विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को आरबीआई नियंत्रित करेगी, और इसके साथ ही साथ आंतरिक मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक अनेक साख नियंत्रण विधियों का प्रयोग करेगी। तो इस समय आरबीआई की दोहरी जिम्मेदारी होती है कि विदेशी विनिमय की मांग पूर्ति को कंट्रोल रखे और आंतरिक कीमत स्तर को कंट्रोल रखे, तभी इकोनॉमी प्रॉपरली हमारे पास क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कीन्स की। कीन्स ने कहा कि जो साख नियंत्रण है, वो वास्तव में इसलिए किया जाता है ताकि राष्ट्रीय आय और रोजगार को हम लोग निर्धारित कर सकें, आय एवं रोजगार का निर्धारण कर सकें, इसलिए हम लोग क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी को अपनाते हैं। क्लियर है, ठीक है। लेकिन बाद में जो आपके पास आर्थिक उद्देश्य आए, वो और भी आर्थिक उद्देश्य अन्य आ गए, ठीक है, कीन्स के बाद। तो अगर मैं सारे आर्थिक उद्देश्यों को एक मंच पर लाऊं, तो साख नियंत्रण के सारे आर्थिक उद्देश्य निम्न है। पहला इसमें है विनिमय दरों में स्थिरता लाना, ठीक है। साख नियंत्रण के उद्देश्य के अंतर्गत जब मैं चर्चा करता हूं, तो इसका पहला उद्देश्य होता है विनिमय दरों में नियंत्रण लाना।
विनिमय दरों में स्थिरता को प्रदान करना, यानी जो हमारे पास ज्यादा अधिक फ्लैक्चुएशंस एक्सचेंज रेट में होती है उसको कांस्टेंट रखने की बात हम लोग करेंगे। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा आंतरिक मूल्य या कीमत में स्थिरता लाना, कीमत स्थिरता को प्रमोट करना। ठीक है, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता आय एवं रोजगार, जो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था, आय एवं रोजगार को निर्धारित करना। ठीक है, चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आर्थिक विकास की गति को स्थिर बनाए रखना। आर्थिक विकास की गति को स्थिर बनाए रखना, इसके अंतर्गत हम लोग ये लेते हैं। तो ये मेरे पास इस समय 4 उद्देश्यों के साथ हम लोग जो है वो आर्थिक नीतियां या क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप गौर से इस सिद्धांत को देखिए तो ये जो उद्देश्य हैं ये आपस में सारे उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में सारे उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कीमत स्थिरता रहेगी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी देख लीजिए कि विनिमय दर में परिवर्तन तभी होता है जब आंतरिक कीमत में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अगर कीमत स्थिरता रहेगी तो विनिमय दरों में स्थिरता रहेगी, विनिमय दरों में स्थिरता रहेगी तो आय तथा रोजगार आपका स्टेडी रेट से बढ़ेगा, और जब आय तथा रोजगार प्रॉपरली बढ़ेगा तो इकोनॉमी स्थिर गति से बढ़ती रहेगी। तो ये चारों उद्देश्य एक दूसरे से प्रॉपरली इंटरलिंक हैं और इसलिए ये चारों उद्देश्य आपके प्रॉपरली प्राप्त हो जाते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं जो साख नियंत्रण की विभिन्न रीतियां हैं उन पर स्टडी करते हैं। तो हमने देखा कि साख नियंत्रण की 2 नीतियां थी। पहला आपके पास है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, जिसे हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक साख नियंत्रण, जो हमें प्रत्यक्ष साख नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। साख नियंत्रण जिसे हम लोग प्रत्यक्ष साख नियंत्रण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था से ही क्या की जाती है, हटाई जाती है, ताकि लोगों की क्रय शक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाए। तो यह प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत जो हमारे पास अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा होती है उसको कम या अधिक करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए इसे हम परिमाणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसके 3 पॉलिसी इसकी इंपॉर्टेंट है। पहला एक आपका बैंक रेट, बैंक दर। दूसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। और तीसरा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे परिवर्तित, ठीक है, आपका परिवर्तित, आपका क्रेडिट कंट्रोल, हाँ नकद कोष अनुपात, परिवर्तित नकद कोष अनुपात। इन 3 विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, बैंक रेट सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है। बैंक रेट, बैंक दर वो दर होती है जिस दर पर, ठीक है, आपके कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। ठीक है, और इसको हम दूसरी भाषा में अगर सिंपल भाषा में कहते हैं कि बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस दर पर केंद्रीय बैंक, जो आपके पास सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों को या सदस्य बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी की बिलों की पुनर्कटौती करता उस रेट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। और बैंक रेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में बैंक रेट का मान बढ़ता है तो बैंक रेट का मान बढ़ने से जब आपके बैंक ऊंचे बैंक रेट पर लोन प्राप्त करेंगे तो वो ब्याज की दरों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी में जो ऋण होता है, ऋण की मात्रा
पहले से कम हो जाएगी और लोग बचतें ज्यादा करने लगेंगे, बचते ज्यादा करने लगेंगे। तो जब ऋण की मात्रा कम हो जाएगी, बचते ज्यादा करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी, वो पहले से कम हो जाएगी। और मुद्रा की मात्रा कम हो जाने का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में जब मनी कम होगी, तो मनी कम होने से लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। जब लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, तो उसके परिणाम स्वरूप उनकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी, तो उससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम होगा, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मूल्य कम हो जाता है, और यह हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अब मैं सारे ऑब्जेक्टिव की चर्चा अभी करने जा रहा हूं, लेकिन ये एक प्रकार से फ्लो इकोनॉमी में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बैंक रेट नीति जो होती है वो अधिकतर दीर्घकालीन रेट होता है, दीर्घकाल में इसको बैंक अपनाती है। ठीक है, और इसी का अल्पकालीन अगर मैं कहता हूं तो वो डिफिनीशन आपकी बन जाती है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर केंद्रीय बैंक, कमर्शियल बैंक या अन्य बैंकों को लोन प्रदान करते हैं, लेकिन रेपो रेट का प्रयोग अल्पकालीन प्रयोग किया जाता है। अल्पकालीन जब ऋण प्रदान किए जाते हैं तो उसे रेपो रेट कहते हैं, और जिस रेट पे केंद्रीय बैंक वापस लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट की संज्ञा देते हैं। तो जो बैंक रेट होता है वो एक ही बार यूज किया जाता है और ये लॉन्ग रन से संबंधित होता है, जबकि रेपो रेट की सेम डिफिनीशन है और ये शॉर्ट रन से संबंधित होता है। चलिए, अब हमारे पास क्या होता है कि जब इकोनॉमी में बैंक रेट बढ़ जाता है, जब इकोनॉमी में बैंक रेट बढ़ता है तो उससे क्या हो जाएगा, उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। पहला, साख संकुचन एवं प्रभाव प्रसार पर, साख संकुचन एवं प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम टेस्ट करते हैं। तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक दर बढ़ने से अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा क्या होती है, ऋण की लागत पहले से बढ़ जाती है। जब ऋण की लागत बढ़ जाएगी तो लोग ऋण लेना पसंद कम करेंगे, जिससे इकोनॉमी में लोन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जी, जब लोन कम हो जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। और अगर बैंक रेट कम हो जाए, तो जब बैंक रेट कम हो जाएगा तो ऋण की लागत, एक ये देखो ऋण की लागत यहां पर बढ़ गई थी, अब ऋण की लागत कम हो जाएगी। जब बैंक रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो उससे ऋण की लागतें कम होती हैं, परिणाम स्वरूप ऋण की मात्रा इकोनॉमी में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऋण की मात्रा बढ़ती है तो इकोनॉमी में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगता है, और वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ने से इन्फ्लेशन आपको नजर आने लगता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे साख संकुचन तथा प्रसार होने लगता है। बैंक रेट पे डिपेंड करता है, बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो साख संकुचन की मात्रा कम होगी, इसका प्रसार कम होगा। और अगर बैंक रेट का मान कम होगा तो साख संकुचन की मात्रा बढ़ जाएगी। साख संकुचन आपका जो साख है वो बढ़ेगा, संकुचन वर्ड मत प्रयोग करिए, साख प्रसार होगा, और साख प्रसार होने का परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन दिखाई पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। बैंक रेट बढ़ने से दूसरा पॉइंट आपको डिस्कस होगा, आंतरिक मूल्य स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आंतरिक मूल्य स्तर आप जानते हो, आप कहोगे कि सर अगर बैंक रेट का मान बढ़ेगा तो आंतरिक मूल्य स्तर का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रोजगार जब मूल्य स्तर कम होगा तो प्राइस कम होने से इकोनॉमी में प्राइस जब कम होगा बैंक रेट बढ़ने के कारण, ठीक है, बैंक रेट आपका ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जिससे लोन कम हो जाएंगे। इससे क्या हो जाता, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिससे प्राइस डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, जब प्राइस डिक्लाइन करेंगे तो उससे प्रॉफिट आपका इकोनॉमी में क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। और जब इसके परिणाम स्वरूप प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा तो उससे आपकी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंप्लॉयमेंट कम होगा। देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई का मान जब कम होगा तो गुणक उल्टा काम करेगा, और जब गुणक उल्टा काम करेगा तो इंप्लॉयमेंट का मान कम हो जाएगा, और इससे नेशनल इनकम भी कंटिन्यू डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा, आंतरिक मूल्य तथा रोजगार दोनों डिक्लाइन होंगे बैंक रेट बढ़ने से, BR का मान बढ़ने से। जस्ट अपोजिट, अगर बैंक रेट का मान कम हो जाएगा तो आंतरिक मूल्य स्तर बढ़ेगा और रोजगार की दर भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब आपका प्रश्न आता है कि सर व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन, विदेशी पूंजी के प्रवाह पे क्या प्रभाव पड़ेगा। विदेशी
पूंजी के प्रवाह पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो जो आपका फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है, ठीक है, जब आपका अर्थव्यवस्था में बैंक रेट बढ़ेगा, तो बैंक रेट बढ़ने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। जब इकोनॉमी में ब्याज की दरें बढ़ेंगी, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था में लोग क्या करेंगे, विदेश से पूंजी आना चालू हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास ब्याज, देखो ये घरेलू बाजार में क्या हुआ, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे अल्पकालीन विदेशी पूंजी आने लगेगी। अल्पकालीन विदेशी पूंजी आने लगेगी। भाई देशी पूंजी तो बड़ी महंगी हो गई, चलो विदेशी पूंजी मंगा लो। तो अल्पकालीन विदेशी पूंजी आने लगेगी, और जिसके आपका एफडीआई तेजी से आना चालू हो जाएगा, और इकोनॉमी में, ठीक है, एक अच्छा माहौल बनेगा। ठीक है, और ऊंची ब्याज दर के आकर्षण में, ठीक है, ब्याज की दर ज्यादा यहां पर है, तो विदेशी पूंजी, जो विदेशी व्यापारी हैं, वो अपनी पूंजी को भारत में भेजने लगते हैं कि हमको इस ब्याज दर पर हमसे आप पूंजी ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सुधरेगा। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं। 4 स्टार क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अगर बैंक रेट बढ़ जाता है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये सरप्लस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये अनुकूल आपका होना चालू हो जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। और अगर बैंक रेट का मान कम हो जाए, तो आपका बीओपी कैसा होगा, तो आप कहना कि डेफिसिट की तरफ जाएगा। तो इसका इंपैक्ट ये पड़ता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा एग्जाम में। ये घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है बड़े एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन इस प्रकार के। तो ये इंपैक्ट आप ध्यान देना। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप बताइए। तो बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी जब हमारे देश में आने लगेगी, बैंक रेट बढ़ने के परिणाम स्वरूप फॉरेन कैपिटल एफसी हमारे देश में बढ़ेगी। ठीक है, हमारे देश में आने लगेगी, तो उससे हमारे पास बीओपी फेवर में आ जाएगा। बीओपी आपके फेवर में आ जाएगा, और जब बीओपी फेवर में आ जाएगा, तो आपके पास एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट भी फेवर में आज की आ जाएगी। और फेवर में आने का मतलब होता है कि आपके अनुकूल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये इकोनॉमिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जस्ट अपोजिट, जब इकोनॉमी में बैंक रेट का मान कम हो जाता है, तो फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन कैपिटल होती है, एफसी फॉरेन कैपिटल होती है, उसका इनफ्लो इन द इकोनॉमी में कम हो जाता, अर्थव्यवस्था में कम आती है। और साथ ही साथ पता, आपके देश की मुद्रा, वो कैपिटल दूसरे देश जाने लगती है। साथ ही साथ बीओपी में डेफिसिट दिखाई पड़ता है। जब बीओपी में डेफिसिट दिखाई पड़ता है, और डेफिसिट के अलावा एक्सचेंज रेट आपके विपरीत यानी अनफेवर हो जाती है। ठीक है, आपके विरोध में आ जाती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। तो मैंने चारों इसके ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस कर दिए कि व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑफ बैंक रेट ऑन आवर ऑब्जेक्टिव्स पे क्या पड़ेगा। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने डीप स्टडी कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, व्यापारिक संभावनाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं पांचवा पॉइंट आपसे डिस्कस करूं कि व्यापारिक संभावनाओं पे क्या होगा इंपैक्ट। ठीक है आपका, तो बैंक दर में होने वाले परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में जो प्रवृत्तियां हैं, जो सूचक चिन्ह हैं, उससे व्यापारिक संभावनाओं का अनुमान हम लोग निकालते हैं। और उससे क्या होता है, व्यापारिक जो हमारे पास प्रवृत्तियां होती है, वो उससे पता चलने लगती हैं। तो हमारे पास जब स्वर्णमान हम लोगों ने त्याग दिया, स्वर्णमान पहले चलता था, और स्वर्णमान को हमने जब त्यागा, तो बैंक दर का साख नियंत्रण के एक साधन के रूप में प्रयोग बहुत ज्यादा घट गया था। ठीक है, जैसे ही हमारे देश में स्वर्णमान हटाया गया, स्वर्णमान और रजतमान, ठीक है, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। स्वर्णमान जब हमारे देश में हटाया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप बैंक रेट हमारे देश में बहुत कम प्रयोग किया जाने लगा, इसका यूज कम होने लगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1950 के बाद फिर से बैंक दर को इंपॉर्टेंस मिलने लगी, और कीन्स ने अपनी जो विचारधारा में
ये अपनाया कि जो सस्ती मुद्रा नीति होती है वो वास्तव में, अगर सस्ती मुद्रा नीति का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उससे इकोनॉमी में स्थिरता लाना असंभव हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बैंक दर का प्रयोग फिर से 1950 के बाद किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोग बैंक रेट को देख सकते हैं। ठीक है, बैंक दर नीति के में काफी अधिक विवाद है। अगर मैं बात करता हूं, दो विचारधाराएं हैं। एक आपकी आती है हॉट्रे की, हॉट्रे की विचारधारा आती है, और हॉट्रे ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, आर्ट्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। ये इनका एक लेख था हॉट्रे का, सेंट्रल बैंकिंग तथा अ सेंचुरी ऑफ बैंक रेट, सेंचुरी ऑफ बैंक रेट, इस पर इन्होंने नामक पुस्तक में इन्होंने कहा कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालिक दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हॉट्रे ने इस सिद्धांत में बताया कि अर्थव्यवस्था में जब बैंक रेट परिवर्तित होता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट परिवर्तित होंगे, और जिससे अल्पकालीन, ये वर्ड याद रखना, ये पूछा जाता है कि बैंक रेट से क्या होता है, तो अल्पकालीन पूंजी आपके पास परिवर्तित होती है तथा कार्यशील वर्किंग कैपिटल भी परिवर्तित होगी। कीन्स आए और कीन्स ने अपना मत यहां पर रखा, और कीन्स का मत था, कीन्स ने अपनी जो बुक थी अ ट्रीटाइज ऑन मनी में प्रतिपादित किया कि बैंक दर का, जो बैंक दर चेंज होता है उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में दीर्घ काल में पड़ता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ता है। हॉट्रे ने अल्पकाल की बात किया, जबकि कीन्स ने दीर्घ काल की बात किया, और इन्होंने वर्किंग कैपिटल की बात किया, वर्किंग कैपिटल पे पड़ता है, और कीन्स ने कहा कि वास्तव में फिक्स्ड कैपिटल पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न यहां से ज्यादा आते हैं कि बैंक रेट को हॉट्रे के संदर्भ में किस प्रकार उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा अल्पकालीन इंपैक्ट पड़ता है, वर्किंग कैपिटल पे पड़ता है। ठीक, किन्स ने कैसे देखा, इन्होंने कहा दीर्घकाल पर इसका इंपैक्ट पड़ता है एंड फिक्स कैपिटल पर इसका इंपैक्ट देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बैंक रेट के विषय में देखा। तो ये बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों के प्रथम श्रेणी को बिलों का पुनर्कटौती करता है, या सिंपल शब्दों में कहूं कि केंद्रीय बैंक जिस दर पर अन्य बैंकों को ऋण देते हैं वो बैंक रेट होता है। और बैंक रेट का इंपॉर्टेंस दीर्घकालीन होता है, हम लोग किन्स के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दीर्घकालीन होता है, तथा रेपो रेट सेम डिफिनीशन रखता है बैंक रेट की तरह, और जिसको अल्पकाल में प्रयोग में लाया जाता है। और एक टर्मिनोलॉजी होती है रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर पुनः आरबीआई क्या करती है, क्या होती है, वापस लेती है प्रतिभूतियों को, वास्तव में वो आपकी कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब मैं बात करता हूं चौथा, खुले बाजार की क्रियाएं। दूसरा पॉइंट आपका होता परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जब केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब देखता कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो गई है, मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो गई है, ज्यादा कैसे पता चल जाएगा, इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं तो आरबीआई को यह पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो गई है, एक्सेस हो गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत प्रतिभूतियों को बेचने लगता है, प्रतिभूतियों को बेचने लगता है। जब प्रतिभूतियां बेचेगा और ए पर्सन प्रतिभूतियां खरीदेगा, बी पर्सन प्रतिभूतियां खरीदेगा, सी पर्सन खरीदेगा, डी पर्सन खरीदेगा, तो जब ये प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो इसके बदले में मनी पे करेगा, करेगा कि नहीं, कौन, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा और डी करेगा, और इससे प्रतिभूतियां इनके पास आ जाएंगी, सभी के पास, ए के पास, बी के पास, सी के पास। तो मनी जो ए पर्सन के हाथ में थी, बी पर्सन के हाथ में थी, सी पर्सन के हाथ में थी, डी पर्सन के हाथ में थी, सारी की सारी मनी कहां पे चली गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब ए पर्सन के पास हाथ में क्या होगा, मनी क्या हो गई, कम हो गई। जब मनी कम हो गई
तो परचेजिंग पावर खत्म हो गई, इनकी क्रय शक्ति खत्म हो गई। जब क्रय शक्ति खत्म हो गई तो इनकी डिमांड खत्म हो गई। सीधा संबंध है। जब डिमांड खत्म हो गई तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? प्राइस डिक्लाइन कर जाएगा। और जब प्राइस डिक्लाइन करेगा तो प्राइस डिक्लाइन करने से आप देखोगे कि इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाएगी। इकोनॉमी में आपके पास नेशनल इनकम डिक्लाइन करने लगेगा। एक प्रकार की सीरीज प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। अब आपके पास प्रश्न आता है कि सर विच टूल्स इज मच बेटर? कौन सा टूल्स सबसे बढ़िया है? अब आप ध्यान से देखो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्सेस अगर मैं बैंक रेट की बात करता हूं, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करता हूं, तो बैंक रेट जो होता है वो दीर्घ काल में इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, इंस्टेंट नहीं दिखाई पड़ेगा बैंक रेट का। अगर ठीक है, आप अगर बैंक से नहीं जुड़े हो या बैंक का प्रयोग आप कम कर रहे हो, वो तो बाद में दिखाई पड़ेगा ना, दीर्घ काल में आपको। ठीक है। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन की एक्टिविटी को अल्पकाल में ये प्रभावी होती है, तुरंत। क्यों? क्योंकि आज आपने बैंक से, ठीक है, बैंक से आपने आज प्रतिभूतियां खरीदा, आपकी इंस्टेंट पूंजी चली गई। तो तुरंत प्रभावी अगर मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम करना चाहते हो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को अपनाइए। लेकिन अगर दीर्घकाल में एक्टिविटी को लागू करना चाहते हो तो आप बैंक रेट पॉलिसी को अपनाइए, जो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। दूसरी बात करता हूं मैं कि बैंक रेट जो दूसरी मैं अगर बात करता हूं कि बैंक ब्याज, जो बैंक होते हैं, बैंक दर बढ़ाने से ब्याज की दरें बाजार में बढ़ जाती हैं। आप ये सहमत हो कि ब्याज की दरें बाजार में बढ़ जाती हैं, तो अर्थव्यवस्था में अब ऋण की मात्रा सदैव कम रहेगी। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें नहीं बढ़ती, ब्याज की दरें वही बनी रहती हैं, जिससे व्यापारी लोन उसी प्रकार से लेते रहते हैं। तो ये दीर्घकाल में प्रभावी नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत, जबकि बैंक दर बढ़ने से ब्याज की दरों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अगर आप इंस्टेंट इकोनॉमी में ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं करना चाहते हो, लोगों की क्रय शक्ति कम करना चाहते हो, तो OMO को लागू करो। लेकिन अगर आप दीर्घकाल में इफेक्ट देखना चाहते हो तो बैंक रेट को आप लागू करो, नो प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि बैंक रेट बार बार आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो ना, बार बार लगाओगे तो आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोज बैंक रेट डिक्लाइन करे, अपग्रेड करे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? इकोनॉमी में फ्लो को कंट्रोल रखने के लिए क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत इकोनॉमी से क्या करती है? इकोनॉमी से मुद्रा को खींचती है और बढ़ाती है, बैंक रेट का बार बार प्रयोग नहीं करती है। अगला पॉइंट होता है बैंक दर जब चेंज होती है तो इसका इंपैक्ट, बैंक रेट का इंपैक्ट, जैसे बैंक दर बढ़ेगी तो सारे बैंक के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जितने इकोनॉमी में बैंक होते हैं सारे बैंक इफेक्टेड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत कोई भी बैंक इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। कोई भी बैंक इफेक्टेड नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर मैं कहूं कि अल्पकाल में कोई नीति बनाना चाहते हो और अल्पकाल में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहते हो तो OMO मच बेटर है बैंक रेट से। लेकिन अगर आपकी दीर्घकाल की पॉलिसी को प्रभावित करना चाहते हो तो बैंक रेट मच बेटर हो जाएगी OMO से। क्लियर है? अब आप आंसर दे ले जाओगे कि अल्पकाल में OMO मच बेटर है और दीर्घकाल में आपका बैंक रेट मच बेटर है। ये दो प्रश्नों के आपके जवाब मिल जाएंगे यहां पर। क्लियर है? चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरा आपका होता है बैंकों के नकद कोष अनुपात। थर्ड आपका परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आता है बैंकों के नकद कोषानुपात। नकद कोषानुपात, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा
इसके अंतर्गत आप ये देखते हो कि दो प्रकार के वेरिएबल रिजर्व रेशियो होते हैं। एक आपका होता CRR और दूसरा होता है SLR। दो आपने देखा होगा। CRR क्या होता? प्रत्येक डिपॉजिट के बाद, ठीक है, जैसे मैंने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि 10% मुझे आपको भेजना होगा, ठीक है, तो इसका 10% कितना हुआ? 100। तो अब बैंक के पास कितना बचा? 900। इस 900 मुद्रा का वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, प्रत्येक रिजर्व का जो डिपॉजिट होता है उसका एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो कहलाता है CRR। अगर CRR का मान बढ़ जाता है तो हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन की पावर, CC, क्रेडिट क्रिएशन की पावर कम हो जाती है। अगर CRR का मान कम हो जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा इकोनॉमी में बढ़ जाता है। दूसरा आपका होता है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। SLR जब कोई, ये भी RBI द्वारा निर्धारित किया जाता और प्रत्येक पूंजी के पीछे जैसे 25%, 30% इसका डिटर्मिनेशन RBI करती है। ये आपको अपने बैंक में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका मैंने 25%, 1,000 का 25% कितना हुआ? 250 रुपए आपको अपने बैंक में रखना पड़ेगा। ये भी आप क्रेडिट क्रिएशन में प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 100 रुपए ये CRR के रूप में चला गया। 1,000 किसी ने जमा किया, मान लीजिए ए व्यक्ति ने 1,000 रुपए जमा किया और 1,000 रुपए में आपने CRR का अमाउंट निकाल दिया 100 रुपए 10% की रेट से, 10% की रेट से, एंड SLR का अमाउंट जो 25% आपने मान लिया, इसके आधार पर आपने निकाल दिया 250 रुपए। तो आप दोनों को आप ऐड कर दोगे तो लगभग 350 रुपए आपका 1,000 डिपॉजिट से हट जाएगा और बाकी जो आपके पास 650 रुपए बचेंगे, इससे आप क्रेडिट क्रिएशन करोगे, साख निर्माण करोगे, ठीक है। अगर इन दोनों का मान, CRR का मान, SLR का मान, दोनों का मान बढ़ जाएगा तो दोनों का मान बढ़ने से आपकी क्रेडिट क्रिएशन करने की क्षमता कम होगी, ठीक है। अगर CRR का मान कम होगा, SLR का मान कम होगा तो उससे आपकी क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से परिमाणात्मक विधि के माध्यम से क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्रेडिट कंट्रोल करती है। ये तीन मेथड है, ये तीनों मेथड के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम किया जाता है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अब गुणात्मक की हम लोग बात करते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि गुणात्मक साख नियंत्रण कैसे काम करता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत, तो गुणात्मक साख नियंत्रण की हम लोग जब चर्चा करते हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण, ठीक है, तो इसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को प्रभावित नहीं किया जाता। मुद्रा की मात्रा प्रभावित नहीं होती, बल्कि मुद्रा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है, दिशा में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो जब मनी का फ्लो ही बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक है इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। इसे हम लोग अप्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपके आती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी में सबसे पहले आपका आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहला आपका पॉइंट है, आपका एक पहला पॉइंट है आपका निश्चित साख नियंत्रण जो होता है, सिलेक्टिव निर्धारित साख नियंत्रण, निर्धारित साख नियंत्रण, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंतर्गत पहला आपका होता, कई पॉइंट्स होते हैं। पहला इसके अंतर्गत क्या हुआ होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में सट्टेबाजी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऋण सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, ऋण सीमाओं में परिवर्तन, ऋण सीमाओं में परिवर्तन के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जैसे सट्टेबाजी क्या होती है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो गया,
आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद गेहूं आपने ज्यादा खरीदा और गोदाम में स्टोर कर दिया। अब बाद में जानबूझ करके आप गेहूं नहीं निकाल रहे हो ताकि इकोनॉमी में गेहूं का क्राइसिस हो जाए, जब इसका रेट बढ़ेगा तो हम निकालेंगे। तो गवर्नमेंट ये सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को आपकी समझती है कि आप गेम खेलना चाहते हो, तो ऋण सीमाओं में परिवर्तन कर देती है कि गेहूं खरीदने के लिए मात्र इस साल 1 लाख रुपए लोन न दे करके आपको 40,000 का लोन ही दिया जाएगा। लो, ताकि सट्टेबाजी की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाए। प्याज के अंतर्गत आप देखे होंगे, प्याज लहसुन है, इसमें सट्टेबाजी के ज्यादा होता, तो इसमें इकोनॉमी में ऋण सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है कि हम एक अमाउंट से ज्यादा लोन आपको प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, तो आप सट्टेबाजी नहीं कर पाओगे। दूसरा आपके पास पॉइंट होता है ब्याज दरों में कटौती। ब्याज दरों में कटौती, इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है, और इस टूल्स के प्रयोग के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका केंद्रीय बैंक होता है वो अलग अलग डिस्काउंट रेट रखता है। जो आपके पास प्रतिभूतियां होती हैं, जो बिल होते हैं, वो अलग अलग डिस्काउंट रेट रखता है, और डिस्काउंट रेट में क्या होता है, चेंजेस कर देता है। ठीक है, जैसे उसका क्या हुआ कि मान लीजिए एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रोत्साहित करना है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या करेगा कि इन बिलों की कटौती दर में परिवर्तन कर देगा कि आप अगर बिल लेकर आओगे 1,000 रुपए, तो मैं मात्र 1% ही कटौती करके आपको बाकी पैसा वापस दे देता हूं। तो इसमें क्या होता है, जो बिल की कटौती की दर होती है वो कम कर दिया जाता है, और जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये गलत मत है या ये इस मत से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें बिलों की कटौती दर में वृद्धि कर दिया जाता है कि नहीं हम 20% इस पे काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ब्याज दरों की कटौती में परिवर्तन कर दिया जाता है। तीसरा आपका होता है इसके अंतर्गत ऋण की प्राप्ति पर ऋण नियंत्रण। ऋण की प्राप्ति पर ऋण की प्राप्ति पर नियंत्रण। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके पास लोन होता है, ठीक है, उसको अर्थव्यवस्था में कंट्रोल किया जाता है और कुछ विशेष स्तर तक ही सीमित रखा जाता है। ठीक है, कि ऋण सभी चीजों के लिए ऋण हम प्रदान नहीं करेंगे। जो अर्थव्यवस्था में वास्तव में आवश्यकता है हम उसके लिए ऋण प्रदान करेंगे, अन्य चीजों के लिए हम ऋण प्रदान नहीं करेंगे। तो इसे ऋण प्राप्ति के पर नियंत्रण कहा जाता है। जैसे आप कार खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कहती नहीं, कोविड की हमारी इकोनॉमी है, कोविड के बाद जूझ रही है, हमको बेसिक नीड्स वाली वस्तुओं को अगर आप आयात करना चाहते हो या आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोन लो। अभी हम कार के लिए या अन्य इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट जो लग्जरियस कमोडिटी प्रमोट करते हैं, उसके लिए हम ऋण प्रदान नहीं करेंगे। तो ये आपके होता है ऋण की प्राप्ति पर नियंत्रण की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास अगला पॉइंट इसी में आ जाता है, डी पॉइंट आपका कहा जाता है आयात पूर्व जमा। आयात पूर्व जमा, आयात पूर्व जमा के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। आपने देखा होगा, लोन लेते हैं और विदेश से वस्तुओं को आयात करके अपने यहां गोदाम में रख लेते हैं। ठीक है, ताकि इकोनॉमी में बाद में बेच सके। गवर्नमेंट क्या करती है कि इस आयात को हतोत्साहित करने के लिए कि आप ज्यादा आयात ना करो, आप अपनी डोमेस्टिक कमोडिटी का प्रयोग करो, हतोत्साहित करने के लिए क्या करती है, इस प्रकार के लाइसेंस रद्द करती है। या इस प्रकार के लाइसेंस में क्या होता है कि आरबीआई ब्याज की दरें ज्यादा कर देती है कि नहीं, अगर ये आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो इस पर जो लोन मिलेगा वो वास्तव में ज्यादा लोन होगा। तो इस प्रकार उन्हें प्राय ब्याज दर नहीं दी जाती है, और इस प्रकार अधिकृत संस्था जो होती है उसको जमा करना पड़ता है एक आयात का एक निश्चित भाग, ताकि आप मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग ना कर सको। ठीक है, जैसे जो भी आप आयात पूर्व जमा का मतलब होता है, फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद आप वस्तुओं को आयात ले आए, आयात करने के बाद आप अपने यहाँ गोदाम में इसको स्टोर कर दिए, इकोनॉमी में बार बार आप निकाल के डालते रहते हो। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कब आप इकोनॉमी में लाओ, कब इकोनॉमी में ना लाओ। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक निश्चित भाग आयात का आपको गवर्नमेंट के पास जमा करना होता, और अर्थव्यवस्था की नीड के अनुसार ये वस्तु जो आपने गवर्नमेंट के पास जमा किया एक निश्चित भाग, उससे पूर्ति गवर्नमेंट करती रहती है। ठीक है, आपके पास ई पॉइंट आपका हो जाता है किस्तों पर क्रय का नियमन।
किस्तों पर क्रय का नियमन। आपको मैंने बताया था ईएमआई का बड़ा कल्चर चल रहा है और ईएमआई को अमाउंट को चेंज कर दिया जाता है, कैश पेमेंट चेंज कर दिया जाता है। तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत कभी-कभी कह दिया जाता है कि नहीं 50% आपको कैश देना पड़ेगा, बाकी की ईएमआई बनेगी। और साख विस्तार अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो जीरो कैश पेमेंट पर भी आपको ईएमआई बना दिया जाता है और आप अपने घर में वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार साख नियंत्रण में क्या होता है कि किस्तों पर क्रय का नियंत्रण कर दिया जाता है कि कितना आपको डाउन पेमेंट करना है और कितना अमाउंट का ईएमआई बन सकता है और कितने साल के लिए। साल भी यह होता है, साल भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आपका ईएमआई का अमाउंट कई साल का कर दिया गया तो इसका अलग मतलब हो जाता, अगर कम साल का किया जाता तो इसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आपके पास निर्धारित साख नियंत्रण या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत हमने इसकी व्याख्या, ये आपके पास ई पॉइंट तक हमने व्याख्या की। अब आपके पास दूसरा पॉइंट हो जाता साख की राशनिंग। साख की राशनिंग, ठीक है, दूसरा पॉइंट है। साख की राशनिंग के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, ये अंतिम ऋणदाता है। ठीक है, जब अंतिम ऋणदाता है तो ये राशनिंग कर देता और राशनिंग का तरीका क्या होता है, पहला तरीका, ठीक है, किसी बैंक के लिए पुनः भुनाने की सुविधा को समाप्त कर देना। ठीक है, क्या करता है, रीडिस्काउंटिंग जिसको आप कहते हो, रीडिस्काउंटिंग। ठीक है, रीडिस्काउंटिंग इसकी सुविधा को समाप्त कर देना। ठीक है, सुविधा को समाप्त कर देना कि अब आपके जो बिल हैं उनको पुनः भुनाने का हम लोग काम नहीं करेंगे। लीजिए, साख की राशनिंग हो गई। अब आपके जो बिल हैं वो रुक गए। जब रुक गए तो आपका क्रेडिट कंट्रोल हो गया। अब जितने दिन तक वो नहीं हो गए, भुगतान होगा, उतने दिन तक अब आप अगला परचेज नहीं कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है इसके अंतर्गत सभी बैंकों के लिए पुनः भुनाने की सुविधा को सीमित कर देना। एक में तो मना ही कर दिया गया, इसमें समाप्त कर देना कि हम इतने दिन तक नहीं करेंगे, आपके डिस्काउंटिंग का काम नहीं करेंगे, बिलों को पुनर्भुनाएंगे नहीं, समाप्त कर दिया। और इसमें सीमा निर्धारित कर दिया गया कि केवल इतने अमाउंट तक का बिल हम लोग क्या करेंगे, रीडिस्काउंटिंग करेंगे, पुनः बिल को भुनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए या साख का कोटा निर्धारित कर देना। साख का कोटा का अंतर्गत होता केवल एग्रीकल्चर बिल को हम अभी भुना रहे हैं, आपके अदर बिल को नहीं भुनाया जा सकता, तो ये साख का कोटा कहलाता है। ठीक है, साख का कोटा कर दिया जाता, इससे साख की राशनिंग हो जाती है। ठीक है, विभिन्न, अगला पॉइंट आपका हो जाता है विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न उद्योगों अथवा व्यवसाय को दिए जाने वाले ऋण की सीमा या कोटा निश्चित कर देना कि लोन का अमाउंट निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अपने लोन में से 40% ही लोन देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% आपको लोन देना है। ठीक है, पर्सनल लोन के अंतर्गत आपको मात्र 10% लोन देना है। ठीक है, इंपोर्ट के लिए 20% लोन देना है। तो ये एक देखिए आपके पास ऋण की सीमा का निर्धारण आरबीआई कर देती है ताकि सभी क्षेत्रों का विकास प्रॉपर हो सके। तो ये भी आपकी साख की राशनिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास होता, ये अत्यंत प्रभावपूर्ण माना जाता साख की राशनिंग करना, डायरेक्ट आपकी पावर को सीज कर देना। आरबीआई डायरेक्ट आपको निर्देश दे कि नहीं आपको एग्रीकल्चर नहीं, आपको स्टूडेंट्स के लिए आपको लोन देना है, तो ये साख की राशनिंग कहलाएगी। चाहती है कि स्टूडेंट ज्यादा इकोनॉमी में लोग पढ़ें, ठीक है, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, तो साख की राशनिंग कर दिया कि नहीं आपको स्टूडेंट लोन देना ही पड़ेगा, तो ये साख की राशनिंग कहलाएगा। तीसरा आपके पास होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत जब आप आरबीआई की बात नहीं मानते हो तो वो आपका लाइसेंस निरस्त कर सकता है, आपको डांट सकता है। साथ ही साथ आप केंद्रीय बैंकों के आदेश को पालन न करने वाले जितने भी बैंक होते हैं उनकी पुनर्कटौती बंद कर देता है, उनके बिलों को जो भुनाने का ऑप्शन है वही समाप्त कर देता है। लो अब हम आपके बिल ही नहीं भुनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत आता है और ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, तभी सारे बैंक आरबीआई के कहा मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका होता है चौथा, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव के अंतर्गत आप सारे बैंकों से
आरबीआई निवेदन करता है कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था में ये कंडीशन में चल रही है, अगर आप ज्यादा मुद्रा प्रसार करोगे तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, अतः लोन को संभल करके दो। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नैतिक दबाव बनाया जाता है, मोरल आपके पास प्रेशर जनरेट किया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप मौद्रिक नीति के अनुरूप ही अपने बैंक को आदेश करो और बैंक को ऑपरेट करो, ताकि इकोनॉमी प्रॉपरली स्थिर गति से वृद्धिमान हो सके। तो इस प्रकार से क्या होता है कि केंद्रीय बैंक रिक्वेस्ट करता है और कॉमर्शियल बैंकों को केंद्रीय बैंक एडवाइज भी करता है, ताकि ये आपका कार्य संपादित हो सके, आपकी नीतियां प्रॉपरली ऑपरेट हो सके। और अगला पॉइंट आपका हो जाता है प्रचार, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। पब्लिसिटी, ठीक है, पब्लिसिटी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। क्यों? आरबीआई की आप साइट पे जाइए, वो अपने नीतियों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को और उनका क्या अचीवमेंट होता है वो सब का सब अपनी साइट पर डिस्प्ले करता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताता रहता है कि हमारी नीतियां क्या हैं और वो कैसे काम कर रहा है, और इनसे संबंधित जो विवरण होते हैं उनको भी प्रकाशित करता रहता है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में समस्याएं आ रही हैं, बैंकिंग व्यवस्था में समस्या आ रही है, उद्योग के लिए जो समस्या आ रही है, व्यवसाय में जो समस्या आ रही है, उनको सबको उजागर करता है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी देश की दशा तथा दिशा कैसी है, तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां तक सब अपने लक्ष्य को अचीव करता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब आपके साथ पारदर्शिता लाई जाए कि आप भी उनकी समस्याओं को समझे, मजबूरी को समझे, ठीक है, और उनके उद्देश्यों को, उनके एजेंडा को समझे और अर्थव्यवस्था में आप अपना योगदान प्रदान करें। तो ये पॉइंट्स उनके साथ क्या होता है, इसीलिए पब्लिसिटी सेल इनका ओपन रहता है और ये पब्लिसिटी सेल प्रॉपरली काम करता रहता है। तो ये आज हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, परिमाणात्मक विधि से, आपके पास गुणात्मक विधि से, और इन दोनों विधियों में परिमाणात्मक विधि इंस्टेंट एक्शन, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत एक्शन ले लेना, ठीक है, जबकि गुणात्मक विधि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा धीरे कार्य करती है क्योंकि थोड़ा दूर में काम करती है। ठीक है, दोनों अर्थव्यवस्था में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, और समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको ऑपरेट करती रहती है।